55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। हम समझ सकते हैं आपके जज्बात को, आपकी कैफियत को। हम लोग भी अपने आप को बहुत संभाले हुए हैं मरहूम के ताल्लुक से कहते हुए, वरना हमारा जो ताल्लुक उनसे रहा है, जो मोहब्बत हमसियत और खुलूस सर का रहा है, तो हमारी भी पलकें नम है, दिल गमज़दा है। हम सब मिल करके अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह ताला मरहूम की बार बार मग़फ़िरत फरमाए, उसके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी नेकियों को कबूल फरमाए और उनको जो है बगैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस में दाखिला अता फरमाए, अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जाकर नसीब फरमाए। अब हम प्रोग्राम की अगली हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर मुंबई से तशरीफ़ लाए हुए हमारे अब्दुल रज़्ज़ाक़ इक़बाल अहमद सर, जिनको हम KR सर के नाम से जानते हैं, वडाला में सर पढ़ाते हैं, सेकंड रो में बैठे हुए हैं, के रूप में शामिल हैं। सर की किताब शायद भी है मजमून नवेसी, उर्दू मजमून नवेसी के ताल्लुक से मैं सर का इस्तेमाल करता हूँ। इसी तरीके से तमाम मौजूदी जो इस महफिल में शरीक है, उनका भी इस्तेमाल करता हूँ। मोहतरम नईम सलीम सर आए, उनका भी इस्तेमाल है। और पहले अफसाना निगार के लिए, पहला अफसाना पढ़ने के लिए मैं असल में रिजवान रब्बानी सर नाज़िम नस्ल नौ के सामने निज़ामत करना बड़ा मुश्किल मामला है, और साथ में फिर कैमरा भी हो, तो और थोड़ा सा मैं डॉक्टर मुख्तार अंसारी सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आए और अपना अफसाना पेश करें। बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे हैं आप, मुबारक। बात कर रही भाई बोलो नज़ारत तो निज़ामत दोनों पर बात अफसाने का उन्वान है 51 रुपये। दोपहर के खाने से फारिग होकर ऑफिस के साथी मेहमान खाने में कुछ देर आराम करने की गरज से जमा होकर आपस में बातें करते, कुछ गप्तियाँ करते, ये हमारे रोजमर्रा के मामूलात में शामिल था। आज भी हम एक दूसरे को 9:30 की मुबारकबाद देते हुए बातें कर रहे थे, तभी ऑफिस के फोन लैंडलाइन फोन की घंटी बजने लगी। कौन होगा इस वक्त, यही सोचकर हम एक दूसरे की जानिब इशारा करते हुए फोन रिसीव करने को कहा, मगर कोई बंदा राजी न हुआ। जुम्मन चाचा से कहो ना, शहाब ने कहा, वो तो सभी के बर्तन समेट कर धोने के लिए गए हैं, फरहान ने जवाब दिया। तब तक फोन की घंटी बंद हो चुकी थी। हमने भी इत्मीनान का सांस लिया। कुछ देर बाद दोबारा फोन की घंटी बजने लगी। बादले नाखास्ता मैंने फोन रिसीव किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं बदरुद्दीन काजी बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से किसी बुजुर्ग की आवाज़ सुनाई दी। वालेकुम अस्सलाम, मैंने जवाब दिया। क्या ये मामन सोशल फाउंडेशन का ही नंबर है, क्या ऑफिस का नंबर है? जी हाँ, ये मामन सोशल फाउंडेशन का ही नंबर है। कहिए क्या काम है आपको? मैंने दोबारा कहा, आपके अदारे को अतिया की रकम देनी है। हाँ ज़रूर, बहुत शुक्रिया। आप ऑनलाइन भी अतिया की रकम अदा कर सकते हैं, मैं इसकी तफसील देता हूँ। मैंने कहा, देखिए मैं एक रिटायर्ड प्राइमरी टीचर हूँ। हमारे वक्त ऑनलाइन वगैरह का कोई भी सिस्टम न था, और मुझे तो आज भी ऑनलाइन के काम समझ में नहीं आते। अगर कोई मेरे मकान पर आकर अतिया की रकम ले जाए तब ठीक है, वरना जारी दीजिए। बुजुर्ग ने 2 टोक लेने में कहा, ठीक है सर, आप अपना पता दर्ज करवा दें, मैं खुद ही आकर अतिया की रकम ले जाऊंगा। मैंने भी हामी भर ली। अतिया की रकम का चेक है तो फिर रकम भी अच्छी खासी होगी। यही सोचकर मैं शाम 4 बजे अपनी बाइक लेकर काली साहब के दिए गए पते पर जाने के लिए निकल पड़ा। ये शहर से बाहर कोई 5 किलोमीटर की मसाफत पर मिल्लत नगर नाम की नई बस्ती थी, जो कि अभी मुकम्मल तौर पर आबाद नहीं थी।
कुछ तामीराती काम जारी थे और कुछ अधूरे थे। शहर की भीड़ भाड़ और दौड़ती भागती मसरूफ तरीन जिंदगी से दूर एक पाश और पुरसुकून इलाका था। बदरुद्दीन काजी के नाम की तख्ती देखकर मैंने दस्तक दी। कुछ देर बाद आहनी दरवाजे का एक पट खोलकर एक बुजुर्ग ने बाहर झांका। कौन चाहिए? उन्होंने पूछा। मैंने अपना तारुफ दिया तो उन्होंने मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल किया और दरवाजा खोलकर अंदर आने की इजाजत दी। माफ कीजिएगा, मेरी खातिर आपने इतनी दूर आने की जहमत गवाना की। काजी साहब ने पानी का गिलास पेश करते हुए कहा, जी ऐसी कोई बात नहीं, सोशल कामों के लिए बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। आप जैसे मुखय्यरान तक हमारी रसाई अहम है। कुछ अपने सोशल फाउंडेशन के बारे में बताएं। काजी साहब ने इस्तफसार किया। जी जरूर, मैं उन्हें सोशल फाउंडेशन के फलाई कामों की जानकारी देता रहा। वो बगौर मेरी बातें सुनते रहे, दरमियान में कुछ सवालात भी करते रहे और मैं जवाब देता रहा। तब तक मुलाजिम चाय लेकर आ गया। मैं आपके अदारे के काम से मुतमईन हूँ और इस कार्य खैर में कुछ मेरी भी हिस्सेदारी हो जाए तो ज़ख़ीरे आखिरत हो। हाँ, मगर एक बात का ध्यान रहे कि हर महीने की 5 तारीख को आकर अपने किरकों का चेक ले जाना होगा। काजी साहब ने चेक लिखते हुए कहा, 9.5 के पहले हफ्ते में हर महीने पाबंदी से चेक के जरिए अत्याचार को देने वाले पहले डोनर के बारे में ऑफिस वालों को पता चलने पर मेरी खासी पजीराई होगी और ऑफिस में वाहवाही। यही सोचकर मेरा दिल बल्लियों उछलने लगा, मगर जो ही चेक पर अपने गिरफ्त को देखी मेरे चेहरे की सारी खुशी काफूर हो गई। चेक पर अपने गिरफ्त को दर्ज थी 51 रुपए। दिल को जोर का झटका लगा। जी चाहा कि काजी साहब के चेक को उन्हीं के मुंह पर मार दूं, मगर गुस्से को काबू में करते हुए अपने आप को संभाला। फलाई कामों में किसी के 1 रुपये की बहुत अहमियत होती है। मैंने निहायत ही खुशदिली से काजी साहब के अतिया के चेक को कबूल किया और उनका शुक्रिया अदा किया। अतिया की रसीद दी। काजी साहब ने सवाल किया, वो डाक से भेज दूंगा। मैंने जवाब दिया, डाक से रसीद भेजने और खर्च करने का ख्याल जाने दे। अगले महीने आते वक्त रसीद लेकर आए और अतिया की रकम का चेक ले जाए। काजी साहब ने मशवरा दी। जी सर, यही बेहतर रहेगा। शहर से बाहर 5 किलोमीटर दूरी का सफर, घंटा भर सोशल कामों की जानकारी और एक कप चाय के अवल हाथ के आया महज 51 रुपए। काजी साहब ने बाहर आकर खुशी खुशी मुझे अलविदा किया। ऑफिस पहुंचकर मैंने चेक अकाउंट ऑफिस के हवाले किया और अपने घर रवाना हो गया। दूसरे रोज ऑफिस पहुंचने पर मेरा शानदार इस्तकबाल किया गया। हर किसी की जबान पर 51 रुपए का जिक्र खैर जारी था। फरहान और शहाब ने तो मिलकर 51 रुपए की चाय बिस्किट की पार्टी भी मुनक़िद कर ली। हद तो तब हो गई जब जुम्मन चाचा ने हाथों में 51 रुपए दिखाते हुए कहा, इतनी दूर जाने की जरूरत क्या थी, मुझसे ही 51 रुपए ले लेती। और फिर कई दिनों तक 51 रुपए ऑफिस में दर्द सर और मजाक का मौजू बना रहा। दिन गुजरते रहे। एक दिन ऑफिस के लैंडलाइन फोन पर कॉल आई। जुम्मन चाचा ने फोन रिसीव करके मुझे थमा दिया। मैं बदरुद्दीन काजी बोल रहा हूँ, मुझे पहचाना आपने? हाँ पहचाना आपको। मैंने जहन पर जोर देते हुए कहा, कल 5 तारीख है तो फिर आ जाएं अतिया की रकम का चेक लेने के लिए। और हाँ, आते हुए पिछले महीने की रसीद लेते आना, भूल न जाना। काजी साहब ने याद जाने की। जी जरूर लेकर आ जाऊंगा। मैंने कहा, क्या 51 रुपए वाले का फोन था? जुम्मन चाचा ने तंज़े मुस्कुराहट से पूछा। हाँ, मैंने झिल्लाहट से कहा। दूसरे दिन अतिया की रकम का चेक लेने उनके मकान पर पहुंचा। काजी साहब ने खूब आवभगत की, इधर उधर की बातें करते रहे, मशवरे भी देते रहे और 51 रुपए का चेक थमाकर रुखसत किया। मैंने रसीद उनके हवाले की और वापस आकर चेक अकाउंट ऑफिस में जमा किया। अब यह हर महीने के मामूल में शामिल था। काजी साहब का पाबंदी से फोन आ जाता और मैं अतिया की रकम का चेक लाकर ऑफिस में जमा कर देता। 51 रुपए का चेक अब मेरे लिए दर्द बन गया था और ऑफिस में जहनी चूक का शिकार भी। कई मरतबा दिल में ख्याल आया कि चेक लेने के लिए किसी और को भेज दूं या फिर सोशल फाउंडेशन की नौकरी को खैरबाद कह दूं।
मगर फिर हिम्मत जुटाकर अपने कामों में मसरूफ हो जाता। अगर इस दौरान कई एक नए डोनर शामिल होते गए और रुखसत भी होते गए, मगर काजी साहब की हत्या देने का मामूल बदस्तूर जारी रहा। 8 महीने के अरसे में काजी साहब से मुश्किल और कलमी लगाव हो गया था। महज 51 रुपए के चेक की खातिर अब कोई दिक्कत नहीं होती थी। वो सितंबर की दोपहर थी। थाने से फारिग होकर हम सभी लोग ऑफिस में ही थे। सुबह से ही तूफानी हवाएं और मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी था। आज तो सभी का बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। इसी दौरान काजी साहब को कई मरतबा फोन आया। बारिश का जोर कम होता नजर नहीं आ रहा था, मगर जाना भी जरूरी था। मैं अपनी बाइक लेकर काजी साहब के घर पहुंचा। रेनकोट में होने के बावजूद मैं बारिश में खासा भीग चुका था। दस्तक देने पर काजी साहब ने दरवाजा खोलकर मुझे घर में दाखिल किया। गोया मेरे लिए मुंतजिर थे। ये अच्छा किया तुम आ गए। हम लोग आज रात ही उम्रा के सफर के लिए रवाना हो रहे हैं। कल रात 10 बजे हमारी फ्लाइट है और 20 रोज के बाद वापसी होगी। काजी साहब ने तौलिया मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपकी उम्र को कबूल फरमाए। अपनी दुआओं में हमारा भी हिस्सा रखें। मैंने चाय का कप मेज पर रखते हुए कहा, जी जरूर, आप लोग भी हमारे लिए दुआएं करें। काजी साहब ने हत्या की रकम का चेक देते हुए कहा। बारिश का जोर जारी था। मैंने जल्दी हत्या का चेक अपनी बैग में रखकर ऑफिस पहुंचा और चेक ऑफिस में जमा करके घर रवाना हो गया। बारिश में खासा भीग जाने से मेरी तबीयत नासाज हो गई और दूसरे दिन मैं ऑफिस न जा सका। ऑफिस से कई फोन आए। अहिल्या ने उन्हें मेरी बीमारी का बताया। अगले रोज ऑफिस पहुंचे पर तमाम लोगों ने एक बार फिर निहायत गर्मजोशी से मेरा इस्तेमाल किया। मैं समझ गया कि इतनी तूफानी और मूसलाधार बारिश में भी महज 51 रुपए के खातिर मैं काजी साहब के घर गया था। फरहान और शहाब ने आकर मुझे गोद में उठाकर मुबारकबाद दी। जुम्मन चाचा ने फूलों का हार पहनाया। भाई तुम तो बड़े ही छुपे रुस्तम निकले। चंद महीनों में ही काजी साहब का दिल जीत लिया। ऐसा क्या जादू कर दिया उन पर? फरहान ने पूछा। जादू? कैसा जादू? वो तो काजी साहब के हर महीने 51 रुपए देने का मामूल। मैंने अपने आप को उनसे अलग करते हुए कहा, अब इतने भोले भी ना बनो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। तभी अदारे के चेयरमैन साहब स्टाफ के साथ मिठाई का डिब्बा लिए मेरे पास आए। मेरे काम की सराहना करते हुए मुझे मुबारकबाद दी। बाद उन्होंने काजी साहब का भी शुक्रिया अदा किया। सारा मामला मेरी समझ से बाहर था और मैं हैरत ज़दा सबों की जानी देख रहा था। फिर आखिर मैंने चेयरमैन साहब से पूछ ही लिया कि मामला क्या है। चेयरमैन साहब ने ऑफिस फाइल से हत्या की रकम का चेक निकाल कर मुझे दिखाया। चेक पर हत्या की रकम दर्ज थी 5,11,151 रुपये। बहुत खूब डॉक्टर साहब, हम लोगों की बात तय हुई थी कि कलमकारों का तारुफ भी पेश करना है। मैं समझता हूं कि कलमकार की तकलीफ ही उसका पहला तारुफ होती है। हाज़रीन को मैं बताता चलूं कि डॉक्टर साहब रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर है। मालेगांव तालुका और जिला नासिक के मुख्तलिफ देहातों में तिब्बी खिदमात में उनकी ज़िंदगी गुजरी है और बहुत फाल है। रिटायरमेंट के बाद भी अभी भी हम लोगों से ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं और उसमें से उर्दू अदब के लिए कुछ वक्त निकालते हैं। न सिर्फ उर्दू बल्कि हिंदी, मराठी और अंग्रेज़ी पर भी उर्दू रखते हैं। मराठी की क्लास चलाते हैं शहर मालेगांव में। अभी 11वां पेज इसका जारी है कामयाबी के साथ। इससे आप डॉक्टर साहब की कामयाबी का, फालियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं हाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि उनकी इस तकलीफ पर दिल खोल करके तबसरा करें। आप अपनी जगह से भी तबसरा कर सकते हैं, यहाँ डाइस पर आकर के भी तबसरा कर सकते हैं। एक कलमकार के लिए बड़ी खुशी की बात होती है जब उसकी तकलीफ पर कुछ कहा जाता है, उसकी हौसला अफजाई होती है और उसकी इस्लाह होती है। दोनों चीज़ें, अगर आप उसकी खूबियों की निशानदेही करेंगे तो हौसला अफजाई होगी और खामियों की निशानदेही करेंगे तो वो अपनी इस्लाह करेगा।
दोनों चीज़ें मतलूब हैं हमारी नशिस्तों से। तो जो भी आपको हमारे सदर साहब तो कहते हैं, तो उसको रिपीट नहीं करूँगा, तो मुझको अफसाना लेकिन तफसीरा बराबर करते हैं। नहीं तो समझ गए। आइए अच्छा, ये बड़ी शख्सियत आदमी साहब से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, वो आदमी मैं मुख्तार सर को तो बस गलत से दिखा हूँ, गीत भी गाते हैं, उससे उनके पास डिग्रियाँ भी संगीत के मेरे ख्याल से तो बादशाह ही नहीं, क्योंकि कुछ बड़ी इतनी शख्सियत होती है जिसका जिक्र करके हम अपना पहचान। तो मैं अभी जो मुझे सबसे पहले तो आप लोग अपनी महफिलों में ये मौका देते हैं उसके लिए मुबारकबाद। मेरी विसात नहीं आप लोगों की क्रेडिट है, मगर आप लोग सुनते हैं। अब जो अखाड़ा निगार दानिश्वर है वो लोग बात करते हैं तो अच्छा लगता है, मगर मुझे जो मौका देते हैं तो मैं भी अपनी आंखों से जो महसूस कर रहा हूँ जैसे तो मैं आपको बोलूँ। लेकिन मुझे वो इससे पहले एक अफसाना पढ़े थे, बड़ा बहुत बढ़िया मुझे थोड़ा सा तवील लगा, और खूबियत तो ये है कि उसमें जो स्क्रीन भी उन्होंने बांधा बड़ा अच्छा लगा। सब बैठे हैं और एक दूसरे का जब वो कॉल आ रहा है तो एक दूसरे का चेहरा देखना, ये बहुत बड़ी खूबी होती है राइटर को, क्या सामने तस्वीर नहीं है मगर हम उसको महसूस करें, तसव्वुर करें, बहुत बड़ी बात होती है। बस इतना मैं कहूँगा कि जैसे तकलीफ में कोई चीज़ होती है, चाय का कप रखा गया, फिर कप रखा गया, फिर कप रखा गया, मुझे ऐसा लगता है ये दौर में ना लोग रिचार्ज किए हैं बुराई में। जैसे अफसाना ऐसा हो गया ना कि ज़रा सा तब्दील होता है ना तो ऐसे उंगली तैयार है। तो इन्हें असल में मैं ऐसा देखता हूँ कि बहुत अच्छा है, शायर नवाज भी होता है अफसाना, असलियत हुई है। तो 2 लाइन में ज़माने की बात ले जाना तो बड़ी अच्छी बात होती है। खैर 2 लाइन में बस इतना मैं महसूस किया कर रहा था। मुझे हर चीज़ के लिए मुबारकबाद। आप लोग तो कलम उठा लेते हैं, लिखते, हमारा काम है सिर्फ आगे बात करना, बोल देना, बस इतना ही वो तभी था। और दिल से मुबारकबाद मुख्तार साहब, नहीं इस लाइन में नहीं। बहुत शुक्रिया शकील भाई। नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगा हुआ है। हाँ नहीं पड़ेगा। अफसानवी दुनिया में हर किसी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, मगर आप लोगों के बुजुर्गों का आदाब है कि यार इजाज़त को आपको भी हम वेलकम कहते हैं, आपको दावत देते हैं कि आप भी लिखिए, अफसाने लिखिए, अफसाने लिखिए, कहानियाँ लिखिए और यहाँ पेश कीजिए। मजीद कोई साहब डॉक्टर साहब के इस अफसाने पर नहीं सर, माशाल्लाह राइटर साहब अफसाने भी और ऐसा महसूस हो रहा है कि अफसाने इनका तरक्की की तरफ था। पहले हमने जो अफसाने सुने उसकी बुनियाद और मौजूदा अफसाने की बुनियाद को। दूसरी बात ये मैं शकील भारती साहब की माजरत के साथ कहना चाहती हूँ कि अफसाने का जो क्लाइमेक्स था उसके गिर्द ताना बाना बुनना बहुत जरूरी था, ताकि कारी जो है उसके दिल में तजस्सुस क्यूरियोसिटी पैदा हो और उसकी इख्तिताम की जानिब उसके अंदर ललक पैदा हो जो अफसाने को दिलचस्प बनाती है। उसके लिए इन्होंने जो है तो बहुत सारी चीज़ें पेश की। मैं समझता हूँ मुख्तसर अफसाना इतना तवील तो रहना चाहिए, जुबान और बयान है, अदब है, उसको पेश करना चाहिए। अभी अफसानचों का मौसम चल रहा है, अफसानचों की अपनी नहज है, उसमें भी लोग अफसान मुख्तसर तौर पे अफसाना लिख देते हैं और उसको अफसानचे या नाम देते हैं, वो एक अलग मसला है।
और अफसाना अपनी बुनत के एतबार से, अपने आगाज के एतबार से, फिर अपने उठान के लिए, उसके बाद क्लाइमेक्स के लिए चंद चीज़ों का रखना, उसका रखना बहुत जरूरी होती है। जिसमें सबसे अहम चीज़ कारी के अंदर तजस्सुस और अफसाने के इख्तिताम के लिए जो है उसको क्यूरियोसिटी पैदा करना, ताकि वो बंधा रहे। थोड़ा सी इसलिए अगर कभी कभी तो लोग थोड़ा कम भी लिखते हैं, लेकिन मुंजबित ना होने की वजह से, टाइटनेस ना होने की वजह से, उसके अंदर कसाव ना होने की वजह से अफसाने से बोरियत होती है। लेकिन ये अफसाना तवील होने के बावजूद मैंने ऐसा महसूस किया कि उसका कुछ ज़रूरी था कि आप उसके गिर ताना बाना बुना जाए। उस लिहाज से मैं समझता हूँ बहुत कामयाब जुबान बयान के बाद बहुत अच्छा अफसाना रहा, लेकिन अफसाने की सतह और बुलंद होना चाहिए। अफसाने की जो तख्लीकियत है वो शुरू से समझ में आ रहा था कि ये अफसाना उस डायरी की तरफ जा रहा है जो हमने बचपन में स्कूल में पढ़ी थी कि आखिर में एक खतीर रस्म का जो है तो अदापा हो। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ तख्लीकियत का जो ये 51 रुपया जहाँ से चला और बार बार 51 का जो तकरार चली, तो अफसाना पदाइश समझ में आता, उसका दूसरा पहलू कसीर रकम है। मैं समझा उस लिहाज से कुछ ऐसा रुख और देना चाहिए। मेरी राय है अफसाना निहार आज़ाद होता है, वो तकलीफ का है। अहमद इब्राहिम ने कहा कि मेरा कलम है, मैं जहाँ चाहती हूँ उसकी उड़ान भरती हूँ, जिसको चाहती हूँ ऊंचा उठाती हूँ, जिसको चाहती हूँ पस्त कर देती हूँ। तो मैं तख्लीककार हूँ, मेरी कहानियों में मैं जिसको चाहती हूँ उसके किरदार की जो है तो बुलंदी को पेश करती हूँ। तो तख्लीककार खाली होता है, वो अपनी तख्लीक के लिए आज़ाद है। लेकिन फिर मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि अफसाना बड़ेपन की तरफ जाने के लिए उसी चीज़ को आप गौर करते करते आदमी समझता है कि ये पहलू कोई और पहलू से भी और अच्छा तरीके से मैं समझता हूँ। आइंदा अगर ये अफसाना पेश करेंगे तो हमारी खुशी की बात है। इन्होंने जो भी बहुत ज़्यादा दुख तो ये आने से लिखा है। कभी कभी ऐसा होता है अफसाने में जो कला लिखते हैं, कभी वो उन्वान की शक्ल में हमारे सामने आ जाते हैं, और कभी तो ऐसा होता है कलमकार के दिमाग में डायरेक्ट अफसाने के जो क्लाइमेक्स से होता है, कलमकार वहाँ से प्लाट डाल देते हैं। और आम आदमी जो होता है वो वहाँ तक तो नहीं देख पाते। तो मिसाल के तौर पर अगर एक आम आदमी गिलास पे रहे तो करीब जब गुजरता है तो नाक तो रुमाल रख नहीं, लेकिन कलमकार ऐसे नहीं करता। कलमकार तो गिलास पे देखने वाले तीरों को भी देखते हैं और उसी को वहाँ से किरदार उठा लेता है सामने। बहुत अच्छा प्लान उन्होंने लिखा है, तो मुबारकबाद। में से और कोई इस तकलीफ पर अगर बात करना चाहिए तो हमको इजाज़त है। हम देख रहे हैं हाजिरी कि यहाँ पर बड़ी कमर सर जैसे अफसाना है, समझने वाले, अफसाने को समझाने वाले लोग मौजूद हैं। हमारी ये नशिस्तें, इससे पहले भी मैंने कहा तो किसी और ने कहा कि कौमी और रियासती सेमिनारों का दर्जा रखती है। अगर हम सीखना चाहें और को शौक है ये किस्म का, जहाँ से कलमकार बहुत कुछ, कारी बहुत कुछ और सामने बहुत कुछ दे करके जाता है। मैं मोहतरम इमरान जमील सर से गुजारिश करूँगा कि वो भी अफसाने का अपनी राय पेश करें। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कहानी बच्चों के अदब के लिए जो लिखी जाती है उसके लवाजमात क्या होते हैं, अफसाना क्या होता है। जो मैं कहने वाला था, शायद अगर मैं इस पर पहला मुबस्सिर होता तो कमोबेश वही कुछ कहता तकरीबन, जैसे कि लेट कलोन सर ने कहा है। अफसाना लिखना मैं हमेशा कहता हूँ कि वो मुँह का खेल नहीं है। वाज़े फ़र्क होना चाहिए कि बच्चों की कहानी क्या है। सादा सादा जुमले होते हैं, कहानी 2 से 3 दर्जे में आगे बढ़ती चली जाती है, आखिर में एक पैगाम होता है।
और अफसाने में खास जो मतलूब होता है कि सतर दर सतर तजस्सुस का उनसूर छूटने ना पाए, और अफसाने में अफसानवी रंग ना हो तो फिर वो अफसाना नहीं। अब इसमें इस उन्वान से ही समझ में आता है, इससे पहले भी जब आपने मैं चाह रहा था कि मैं तबसरा ना करूँ क्योंकि मेरे काफ़ी अजीज़ हैं डॉक्टर साहब, लेकिन अब चूँकि एक ऐसा माहौल है जिसमें हम लोग सभी सीखने के लिए बैठते हैं कि उन्वान की तरफ हर कारी का, पढ़ने वाले हर शख्स का, सुनने वाले हर सामी का ध्यान उधर ही जाता है कि अफसाना इसी के लिए लिखा गया है। तो क्या होगा, हम इससे पहले बेशुमार ऐसी कहानियां सुन चुके हैं, यही प्लॉट था। शायद मैं बिल्कुल, मेरी बात में मैं कुछ गलत नहीं, मैं वसूख से इसलिए करूँ कि कई फिल्में याद आ जाती हैं, मसला वही रहता है, सबकॉन्शियस माइंड से चीज़ें आने लगती हैं, बहुत सारी कहानियाँ याद आ जाती हैं, उसलूब अलग हो सकता है, कैरेक्टर अलग हो सकते हैं, लेकिन उन्वान से मुताबिकत रखते हुए आगे क्लाइमेक्स बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। अगर इसमें आप तजस्सुस का पहलू डालते और इसको और कॉम्पैक्ट करते तो मजाक नहीं कि जिस तरीके से हम लोगों को बांसुरी पसंद आया था, तो ये भी इसमें मुझे अफसानवी उतनी नज़र नहीं आई। अगर इसका इख्तिताम ऐसा नहीं होता तो शायद मैं इसको बच्चों के अदब में शामिल करने की गुजारिश करता, लेकिन चूँकि इसका इख्तिताम अफसानवी है इख्तिताम, इसलिए वहाँ पर वो हर्फ नहीं आया। अब इसको आप खुद डिफरेंशिएट कीजिए कि भाई अफसाने का जो उसलूब होता है, कहानी का जो उसलूब होता है, इन दोनों में क्या फर्क है। चूँकि आपसे बहुत बड़ी तवक्का वाबस्ता है, इसलिए ये कहा जा रहा है, वरना तारीफी और तौसीफी पहलू से दुनिया भर के हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। खास बात यह है कि जैसे शकील भारती ने कहा कि आपका स्क्रीन प्ले जिसको बोलते हैं ना, सब मुंजबित तरीके से जो कहानी जो मजबूत होकर आगे चली, और तसव्वुराती स्क्रीन पर जो मनाजिर सामने आते हैं तो वो मनाजिर हर शख्स के लिए बहुत अलग, आप मेरी सोच की इंतहा कुछ और होगी, रिजवान सर की कुछ और होगी, साबिर गौहर साहब की सोच की इंतहा कुछ और होगी, इसलिए लुत्फ का मज़ा भी वैसे ही मिलता है। तो ये कमाल कब पैदा होता है, जब इसकी एडिटिंग, इसका स्क्रीन प्ले अगर फिल्मों की ज़बान में कहा जाए, जब बहुत ही मौसर तरीके से हो और बहुत ही ज़्यादा कसा हुआ हो, तब और मज़ा आता है। तो आपके यहाँ पे किरदार निगारी है बिलाशुबा, आपके ज़्यादातर अफसानों में मैं भी नोट किया, जैसे बांसुरी में जैसे आप उस खातून का किरदार, तो किरदार मुझे हमेशा याद रहे, जहन से चिपट के रहे। अभी खुद शकील भारती साहब ने उसी हवाले से याद, उनको अफसाने को उन्वान नहीं याद आ रहा, वो शायद वही कहना चाह रहे थे, सर ने खुद वहीं से तस्करा करने की करना चाहते। तो किरदार निगारी तो है आपके पास, कहानी बुनना भी जानते हैं, गिरद पेश के माहौल से आपको बाकायदा जो भी मौजूद होंगे आप उसको बड़ी खूबी से बरत सकते हैं। कमी कहाँ नजर आती है, अफसानवी रंग की और जामियत को जो आप सामने रख के जब आगे बढ़ेंगे, मैं ये कतई नहीं मानता कि कोई तवील अफसाना, मतलब अफसाना बहुत तवील नहीं होना चाहिए, मैं बोलता हूँ अफसाने तवील ही होना चाहिए। अफसाना अगर है तभी तो उसमें खेलने कूदने का मौका मिलता है, तभी तो उसमें चीजें समझ में आती है, जबान समझ में आती है, मंजर निगारी। अब वो उन्वान पे मुनसिर है, अगर हम लोग नफ्सियाती तौर पे नफ्सियात को सामने रख के कोई कहानी को कलम बंद कर रहे हैं, तो फिर वहां पे वो अवामिल नजर आना चाहिए और उसके लिए आपको तवालुद दरकार हो। समझ रहे, रिवायती तौर का भी अफसाना होगा तो वहां पर भी आपको तवज्जो, उसी में तो समझ में आएगा ना कि आप किस तरीके से उन चीजों से बच रहे हैं जहाँ पे बचना चाहिए। आप कहाँ पर फनकारी का मुजाहरा कर रहे हैं, ज़बान में कर सकते हैं, कहानी को आगे बढ़ाने में कर सकते हैं, वहदत तासुर में कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ों के लिए तवालुद दरकार होती है। जितने भी मशहूर अफसाने वो तवील अफसाने, जितने भी मशहूर अफसाने। फिल्मों से अगर मैं बात करूँ, यहाँ बैठे हैं हमारे शकील भाई, मुग़ल आज़म कितनी तवील फिल्म, सुभाष घई ने हमेशा तवील फिल्में बनाई है, राकेश मेहरा ने हमेशा तवील फिल्में बनाई है। आज भी अगर तवील फिल्में आती है, ये जो नेट सीरीज रहती है, जो वेब सीरीज रहती है, इसको तो मैं अगर मैं देखता हूँ तो मैं एक नशिस्त में देख लेता हूँ, अगर अच्छी है तो पूरी रात या पूरा दिन। तो ये बांध के रखने का हुनर किसी फिल्म में है या किसी नावल या किसी अफसाने में है, तो तवालत बार नहीं वो बिल्कुल भी अपने को बोझ महसूस नहीं होती। तो तवालत कभी कोई मानी नहीं रखती, बशर्ते कि उसके अंदर वो लुत्फ, वो कसाव, वो जामियत, वो सैर अंगेजी, वो तजस्सुस। तो बहरहाल आपसे उम्मीदें ज़्यादा है, मैं बिल्कुल भी यानी तारीफ और तौसीफ करके आपको सहज पसंदी का, मैं आप मेरे दोस्त और ऐसे सिर्फ महज रस्मी ताल्लुकात भी होते जो दीगर लोगों से हैं, तो तब भी मैं तबसरे में दयानतदारी से ही काम करता। तब मतलब एक अच्छी
तकरीर के लिए जो मुझे अफसाना का कहानी ज़्यादा नजर आई, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान जमील सर। मुझे बड़ी खुशी है कि जैसे बहुत सारी चीज़ मैं देख लेते हैं तो मैं तो हजरत एक तालीमी मामले में बच्चे के मेरी जुबान समझ गए वो। मेरे उन्वान ये था ना कि जो बता रहे थे वो कसना, तो उन्होंने कसाव जो होता है ना, तो ये बता दिए सर के कसाव रहेगा तो तमीज भी होने लगेगी। मैं शिकायत कर दी, शिकायत की तस्वीर की। अब जैसे उन्होंने बताया कि मेरे जहन में एक आ गया कि रोटी के फायदे अफसाना है ना, एक अफसाना। अब सोच अलग है, अब रोटी क्या होती है ये सोच अलग होगी। अब रोटी के लिए अगर मैं सर एक अफसाना शुरू करूँ तो आपका जहन काटता रहेगा रोटी के लिए आखिर क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। उन्वान जो होता है ना वो तुमको बांध के रखता है। फिर सर जो बताएंगे फिर वो हर स्टेप आगे बात बढ़ेंगे तो ऐसा कसाव रहेगा कि मैं तजस्सुस से देखता रहूँ। जैसे वो एक शेर था इकबाल साहब फरमाए थे कि जन्नत में जन्नतियों का दीदार होगा अल्लाह से, तो 70,000 बरस तक जन्नती देखेंगे। और जब ऐसे मुँह घुमाएंगे तो बोलेंगे अभी देख रहा था। तो वो जो तवानाई अल्लाह से जो दीदार होगा, वो कशिश जो बता रहे हैं आपके, ऐसा तनाव ऐसा कशिश बहुत अच्छा है। 70,000 साल में समझ में नहीं आएगा, वो ऐसा लगेगा अभी देख रहा था अल्लाह को अभी देख रहा था। तो वो आप कर सकते हैं, जैसे आपने कहा था हज़रत के कलम उनका है, मैं चाहूँ कि ये उठा के तो हमें वो कर सकते हैं। और ये सब बड़ी अच्छी बात बोले कि तुम उस लायक हो और तवक्का भी तुमसे। हम तुमको बोलेंगे कि सर आप लिखें, आप लिखते। अरे आप भी लिख सकते हैं, जो हिसाब से कह रहे हैं कि खीर रोटी के लिए लिख जाए बहुत मस्त है। हाँ कोई चीज बुरी लगी तो मान नहीं, मेरे राजू साहब का प्लान है, कहानी कहती है। बहुत शुक्रिया शकीब हाथी साहब जो है हमारे सदर साहब की जो अमली तस्वीर आज पेश कर रहे हैं कि मुझे समझता नहीं है, मुझे आता नहीं है, और यहाँ आकर के जो है बराबर चौके छक्के लगा रहे हैं। डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब के अफसाने की खूबी ये रही है कि हमारी नशिस्तों में जो अफसाने शुरू होते हैं उस पर तफसीरे इमरान जमील सब पहले किया करते हैं, और अभी जो है इख्तितामी तफसीरा कहना चाहिए वो इमरान जमील सर का रहा है। तो इससे आप इस पे अफसानों पे कितने तफसीरे हुए इसका अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरे अफसाना निगार के तौर पर मैं मोहतरम सादिक असद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपना अफसाना पेश करें। यहाँ पर सलीम जहांगीर साहब मौजूद हैं, अब्दुल रज़ाक सर हैं और शकील भाई मौजूद हैं, इब्न आदम साहब हैं। मैं आप लोगों से भी तफसीरों में शिरकत का ख्वाहा हूँ। मुस्तफा बरकती सर हैं, असगर अंसारी साहब हैं। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।